सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मित्रों इस वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश और दूसरा हम जानेंगे हमारे पास बुढ़ापा और बीमारी क्यों आती हैं, बुढ़ापा और बीमारी आने के क्या कारण है और इसका निवारण क्या है। तो चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, सच्ची मेहनत की क्या परिभाषा है? क्या आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे? भगवान बुद्ध ने कहा, अवश्य। आइए तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यह कहते हुए भगवान महात्मा बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे उसे जो कुछ मिल जाता था उसी से वह अपनी गृहस्थी की गुजर बसर कर लेता था। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। संयोग से उस किसान का एक बैल मर गया। बेचारा बड़ी परेशानी में पड़ गया। खेत को बोना जरूरी था, पर बोए कैसे? बैल तो एक ही रह गया था। अब उसके पास और पैसे भी नहीं थे कि वो दूसरा बैल खरीद सके। उसने बहुत सोच विचारने के बाद पश्चात एक फैसला किया। हल के जुए में एक ओर बैल जोता और दूसरी तरफ अपनी स्त्री को और फिर काम करने लगा। और उसी समय वहां का राजा अपनी रानी के साथ रथ पर उधर से गुजर रहा था। अचानक उसकी निगाह हल पर गई, उस किसान पर गई जिसके जुए में एक ओर बैल और दूसरी ओर स्त्री थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही दुख भी बहुत हुआ। उसने रथ को रुकवाया और किसान के पास जाकर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? किसान ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा एक बैल मर गया है और खेत को बोना बहुत जरूरी है। राजा ने कहा, अरे भले मानस, कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है? किसान बोला, क्या करूं और उपाय ही क्या है? मेरे पास कोई उपाय ही नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बैल खरीद सकूं और मेरे पास कोई उपाय है नहीं, बोना बहुत जरूरी है। राजा ने कहा, तुम मेरा एक बैल ले लो, जाओ। किसान बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना कहकर उसने बैल को आगे बढ़ा दिया। राजा ने कहा, सुनो भाई, तुम अपनी स्त्री को बैल लाने के लिए भेज दो। जब तक वह आए तब तक मैं उसके स्थान पर काम करूंगा। किसान की स्त्री ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी पत्नी ने इनकार कर दिया तो? राजा बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसान राजी हो गया। उसकी स्त्री राजा के यहाँ बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री ने जब रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वह बोली, बहना, एक बैल से कैसे काम चलेगा? तुम्हारा बैल कमजोर है, हमारा बैल मजबूत है। दोनों साथ काम नहीं कर सकेंगे। तुम हमारे दोनों बैलों को ले जाओ। स्त्री बड़ी लज्जित हुई। उसे तो डर था कि कहीं वह एक बैल भी देने से इनकार कर दे। वहीं एक छोड़ दोनों को देने के लिए रानी तैयार थी। स्त्री बैल लेकर आई और पूरे खेत की बुआई हो गई। कुछ समय बाद फसल उगी। किसान ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ, लेकिन जितनी जमीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उतनी जमीन में मोती उगे थे। यह करामात सच्ची मेहनत की थी। जहां राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता है, वहां ऐसा ही फल मिलता है। गौतम बुद्ध कथा समाप्त करते हुए बोले, कहो शिष्य, क्या अब भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई? अवश्य प्रभु,
मैं समझ गया कि सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य के लिए वो महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, ये जो हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में एक दूसरे के पूरक है, आपस में एक दूसरे के संबंध है। अगर हमारे शरीर में 5 तत्वों की कमी हो गई तो भी हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। अगर इन 5 तत्वों की अधिकता हो गई तो भी हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। और ये हमारे शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, इसकी प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब आती है? जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 14 साल तक हम क्या होते हैं, कफ प्रवृत्त में होते हैं। इस समय हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बनता है। तो दोस्तों, हमें ध्यान देना होगा वो कौन सी वस्तुएं हैं जो हम ना खाएं और क्या खाने से कफ ज़्यादा बनता है, वो सारी चीज़ें आपको हटाना होगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों, जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं तो हमारे शरीर में होता है उस समय पित्त प्रवृत्त। तब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बनता है, एसिड बहुत ज़्यादा बनती है। तो हमें वो चीज़ें नहीं खाना है जो एसिड बनाती हों, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद जब हम 60 साल से ऊपर जाते हैं तो हमारे शरीर में होते हैं दोस्तों वात प्रवृत्ति, आव सबसे ज़्यादा बनती है। तो 60 साल के बाद वो सारी चीज़ें हमें नहीं खाना है जो वात रोग को बढ़ाती है। तो आप समझ गए, आपके शरीर में ये 3 दोष पाए जाते हैं और ये 3 दोष कब से कब तक हमारे शरीर में रहते हैं। और ये अगर बात कब प्रवृत्ति, ये तीनों दोष ना पाए जाए तो भी नहीं हमारा शरीर चलेगा। इन्हीं 3 दोषों पे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर का वात रोग गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 80% बीमारियां होती हैं। आपके शरीर में अगर पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में दोस्तों 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी कि 100% बीमारियां आपका इन्हीं के कारण होता है। तो अब ये सारी चीज़ें आपको अगर बैलेंस में रहे तो आप इतना समझ गए, ये सारी चीज़ें जो हमारा शरीर बना है किससे बना है? प्रकृति के नियमों से बना है। और ये भी आप जानते हैं दोस्तों, ये प्रकृति को जो नियम पालन नहीं करता है वो हमेशा बीमार रहता है। तो आपको अगर स्वस्थ व निरोग रहना है, आप बुढ़ापे से बचना है, तो आप अपने वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करिए। यही 3 मेन कारण है। अब इन तीनों चीज को बैलेंस करने के लिए आपको प्रकृति के हिसाब से चलना होगा, ना कि आप प्रकृति को चलाएंगे। जबकि आज का जमाना जो है, हम प्रकृति के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम प्रकृति के उल्टे चल रहे हैं। हम प्रकृति को खूब चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रकृति को हम खुद चला रहे हैं, प्रकृति के हिसाब से नहीं चलना है। तो दोस्तों, इसीलिए आज बीमारी एक महामारी का रूप ले चुकी है। असमय बुढ़ापा आना, असमय बालों का पकना, असमय बालों का झड़ना। दोस्तों, जो बीमारियां पहले कहा जाता था किसी को कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये अमीर लोगों को होती थी, लेकिन आज ये बीमारी सबको अपनी चपेट में ले रही। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे लड़का हो, चाहे बूढ़ा हो, सब लोग चपेट में आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, आज हम प्रकृति के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, प्रकृति को हम चला रहे हैं। इसको समझते हैं दोस्तों, कैसे हम चला रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा, हम प्रकृति को चला रहे हैं। जी हाँ, प्रकृति का ना तो हम खाना खाने के नियम का पालन कर रहे हैं, ना तो पानी पीने का नियम का पालन कर रहे हैं, ना तो हम सोने जागने का नियम का पालन कर रहे हैं, ना तो हमारे डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। ये सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। अब चलिए एक एक चीज़ समझते हैं। पहले हम जान लेते हैं खाना खाने का क्या नियम है। प्रकृति का जो खाना खाने का नियम है दोस्तों, प्रकृति का खाना खाने का नियम है, सूर्योदय के 2 घंटे बाद हमें खा लेना चाहिए और सूर्यास्त आने के पहले, सूर्यास्त होने के पहले, यानी जब सूर्य डूब जाए उसके पहले हमें खा लेना चाहिए। आप पशु पक्षी को देखिए, वो सूर्य डूबने के बाद कुछ नहीं खाता है। आदमी एक ऐसा इंसान है जो अगर रात में जागना पड़ जाए तो पूरी रात खाते रहते हैं कुछ ना कुछ। अब उसका वो रीजन है, पंछी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और ये वैज्ञानिक हमारे पहले के पूर्वज भी जान लीजिए थे। पहले के जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले के लोग थे दोस्तों, वो सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाते थे। यानी कोई
कुछ लोग कहते हैं, जिसके घर में आप दादी माँ हो उससे पूछिए, वो यही कहते थे कि भैया सूर्य डूबने के पहले खाना खा लीजिए, नहीं तो कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, उजाला में बना के उजाला में ही खा लो। उसके पीछे बहुत सारा रीजन था। उस समय लाइट वगैरह नहीं थी, सब अपना दिए से काम चलाते थे, और दिए के लिए तेल खरीदना पड़ता था, तो पैसे नहीं थे, तो सारे बहुत रीजन थे। मिला जुला के जो रीजन थे सब आदमी के फेवरेट में थे, इसलिए आदमी खा लेता था, और फिर खाने के बाद 2-3 घंटे तक जागता था, जो कुछ खाता था वो पच जाता था। लेकिन आज उल्टा है, आदमी आज 11 बजे खाना खा रहा, 12 बजे खाना खा रहा, जबकि हमारा पाचन तंत्र किस पे काम करता है? पाचन तंत्र हमारा इस सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे सूर्यास्त होता है तो आपके पेट में दोस्तों एक जठराग्नि, एक अग्न्याशय पाया जाता है, जिसमें एसिड बनती है, और जैसे जैसे सूर्य की धूप हमारे शरीर पर पड़ती है तो जठराग्नि हमारी तेज होती है, हमारी भूख प्रबल होती जाती है, और जब 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद सूर्य की रोशनी ढलने जाती है तो हमारा पाचन तंत्र स्लो होता जाता है। तो टोटल काम हमारा पाचन तंत्र सूर्य की रोशनी पर करता है। इसीलिए प्रकृति कहती है जब सूर्योदय हो जाए उसके 2 से ढाई घंटे बाद आप भरपेट खाना खा लीजिए, अनाज खा लीजिए। उसके बाद जब सूर्यास्त होने के पहले आप खाना खा लीजिए, तो वो खाना आपका ठीक ढंग से पच जाएगा। लेकिन ये आज के समय में नामुमकिन है। तो जब ये आज के समय में नामुमकिन है तो दोस्तों कम से कम 8 बजे तक तो खाने का प्रयास करिए, और रात का खाना एकदम हल्का खाना चाहिए। रात 8 बजे तक खा लीजिए, रात का खाना हल्का खाना चाहिए। खाना हमें कितना खाना चाहिए? खाना सुबह हम भरपेट ले सकते हैं, सुबह के खाने से आधा होना चाहिए दोपहर का खाना, और दोपहर का आधा होना चाहिए रात का खाना, यानी कि रात का खाना नाम मात्र होना चाहिए। लेकिन आज के समय में सब रात का खाना जम के खाते हैं। वो ये कहते हैं भैया दिन में भाग दौड़ रहती है, हम सही ढंग से खा नहीं पाते हैं, कभी सब्जी पराठा खाते हैं, कभी रोटी सब्जी खाते हैं, तो शाम को दाल चावल रोटी सब्जी अनीर पनीर सब कुछ खाते हैं। अब ये ठीक खाते हैं, वो भी लेट खाते हैं, 10 से 11 बजे खाते हैं, और 1 आध घंटे बाद हम सो जाते हैं, तो ठीक से पचता नहीं, वो डाइजेशन ठीक से हो नहीं पाता, अपच गैस एसिडिटी। दूसरी चीज, आपके पेट को हीलिंग करने का समय नहीं मिलता। हमारे शरीर को भी हीलिंग करने का समय चाहिए, रिपेयर करने का समय चाहिए। हम सोते क्यों हैं? जब हम सोते हैं तो उस समय हमारे शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, आराम की मुद्रा में होता है। तो जब हम ओवर खा लिए तो हमारा पेट भरा भरा सा है, वो रात भर पेट जो है पेट पचाएगा वो सारी चीजें, उसे हीलिंग करने का समय ही नहीं मिलेगा। अगर हम 8 बजे हल्का सा खाना खा लेता है तो 2.5 से 3 घंटे में वो पच जाएगा, तो 4 से 5 घंटे उसे हीलिंग करने का समय मिल जाएगा, तो स्वतः बीमारी अपने आप ठीक कर लेगा। तो प्रयास करिए रात का खाना 8 बजे तक खाने का, और एकदम हल्का, एक रोटी सब्जी या कुछ भूख मिट जाए बस उतना खाना खाइए। इससे आपके शरीर के पेट के सारे अंग को हीलिंग करने का मौका मिल जाएगा, अपने आप को रिपेयर कर लेंगे। अब आप समझिए खाना खाने का क्या नियम है। खाना हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए। हमारे शरीर में 2 चक्कियाँ हैं। पहली चक्की है मुंह, जहाँ पे 80% खाना पचता है। दूसरी चक्की है हमारा पेट, पाचन तंत्र, जहाँ पे सिर्फ 20% ही पचता है। इसलिए जब भी खाना खाइए उसे 32 बार आपको चबाना है। 32 दांत है, 32 बार आपको चबाना है। खाना भूख से 70% ही खाइए, 30% हमेशा भूख पेट को खाली रखिए। खाना हमेशा सात्विक खाइए, सात्विक खाना खाएं। सबसे बड़े आपके खाने में हरी साग सब्जियां खूब हो, हरी साग सब्जियां खूब हो, बीन्स होने चाहिए, मल्टीग्रेन आटा होना चाहिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स लीजिए, कुछ फल वगैरह का सेवन करिए। ये हो गया खाना खाने के नियम। पानी पीने के नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों एक दिन में हमें 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, या आप अपनी इच्छा अनुसार जब आपको प्यास लगे तब पीजिए। लेकिन पानी और खाना दोनों एक साथ मत करिए, या तो पानी पीजिएगा या तो खाना खाइएगा। खाना खाते समय हमें पानी कभी नहीं पीना चाहिए। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ जाता है, और सड़ा हुआ खाना हमारे शरीर में 100 तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। इसलिए कभी भी खाना और पानी एक साथ मत रखिए। उसका भी रीजन हमने बताया, आपके पेट के अंदर एक अग्न्याशय पाया जाता है, जठराग्नि पाया जाता है, जो खाने को पचाता है, जो खाने को गलाता है। और जैसे ही आपने आधा पेट खाना खाया, अब आधा पेट खाना खाने के बाद आपने आधा गिलास पानी पी लिया, तो
आपने खाना खाया, वो एसिड बनना शुरू हुई, वो खाने को पचा रही है, और जैसे ही आपने पानी पिया और पानी एसिड पे पड़ी, वो एसिड बनना बंद हो जाती है। जैसे आप गैस जलाइए, गैस पे आप क्या करेंगे, पानी डाल देंगे तो गैस बुझ जाएगी, और जब गैस बुझ जाएगी तो खाना पकेगा ही नहीं, वैसे पड़ा रहेगा, चावल वैसे को वैसे रहेगा। तो उसी तरह से हमारा जो है पाचन तंत्र होता है, तो एसिड बनना शुरू होते हैं और पानी आप पी लेते तो खाना नहीं पचता है। और कितने लोग हैं पूरा खाना खा लिए, पूरा खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी पी लिए, 1 लोटा पानी पी लिए, तो खाना पूरा वैसे पड़ा रहेगा। तो खाना जब वैसे पड़ा रहेगा तो उसको पचने में 8 से 10 घंटे बाद पचेगा। तो जब 8 से 10 घंटे तक वो खाना वैसे पड़ा रहेगा तो खाना दोस्तों पचता नहीं और सड़ जाता है, और सड़ा हुआ खाना आपके शरीर में 100 तरह की बीमारियां देगा, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये तरह तरह की बीमारियां। इसलिए हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कितनी देर पहले पिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। इस बात को आप हमेशा याद, पानी जब भी पीजिएगा बैठ बैठ के घूट घूट करके पीजिए, नहीं तो अगर आप खड़े होकर के पानी पिएंगे तो आपको घुटनों की बीमारी होगी, जिससे कोई दवा कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए पानी हमेशा सिप सिप करके घूट घूट करके पीना चाहिए, ये नियम हो गया। अब हम जानते हैं सोने का नियम, हमारा सोने का भी नियम होना चाहिए प्रकृति के हिसाब से। हमें 8 से 9 बजे तक, पहले के नियम में लोग 9 बजे तक सो जाते थे, लेकिन आज 12 बजे 1 बजे आप सो रहे हैं। आप जितने लेट सोएंगे आप सुबह उतनी लेट उठेंगे, और जब आप लेट उठेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगी। तो प्रयास करिए 9 से 10 बजे, नहीं तो 10 से 11 बजे, आज के समय के हिसाब से 10 से 11 बजे आप सो जाएंगे। तो जब 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो आपका 4 से 5 बजे नींद खुल जाएगी। उठने के बाद आप तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, तुरंत। मुंह साफ नहीं करना, बासे मुंह, ये जो मुंह में लार है इसके साथ ही पानी पीना है। 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पिएंगे, और जब ये गुनगुना पानी पिएंगे दोस्तों, ये आपके मुंह में जो लार है ये अल्काइन लार है, क्षारी है, ये आपके पेट में जाएगी, आपका डाइजेशन को डिटॉक्सिफाई कर देगी। तो 2 से 3 गिलास आप पानी पीने के बाद आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आप 5 बजे अपना घर छोड़ देंगे। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे, ये 2 घंटे में आप 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक 5 से 6 किलोमीटर को कितनी देर में कवर करना है, आधे घंटे में। अब जब आप आधे घंटे में से कवर करेंगे तो आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है। तो आपकी मॉर्निंग वॉक की चाल कैसे होगी, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम होनी चाहिए। इस हिसाब से जब आप तेज चलेंगे तो दोस्तों आपके शरीर में ब्लड फ्लो बहुत तेज होगा, आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा। जब आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा तो दोस्तों नसों में कहीं भी कोई रुकावट नहीं होगी, आपके शरीर में गर्मी पैदा होगी, आपके शरीर में पसीना होगा, और इसी पसीने के माध्यम से शरीर के सारे कचरे बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों जब आप ये करें, और हो सके तो मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव आप करिए, नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के बहुत सारे फायदे हैं। अब आप नंगे पाँव जब मॉर्निंग वॉक करेंगे तो पक्की रोड पे नहीं करना, कच्ची रोड पे, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास हो, तो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है। यही ओस की बूंदें जब आपके पैर में लगेगी तो दोस्तों आपके शरीर, ये प्रकृति की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी, और आपका शरीर हमेशा हरा ताजा बना रहेगा, घास की तरह एकदम चेहरा खिला खिला सा रहेगा। तो दोस्तों आज के समय में क्या है, कितने लोग तो 20 साल तक उनके पैर में मिट्टी ही नहीं लगती। सुबह उठे चप्पल पहन लिए, फिर स्नान के लिए जूता मोजा पहन लिए, ऑफिस चले गए, फिर आए तो फर्श भी पक्की लगी हुई है घर में, बिस्तरे पे चढ़ गए, 20 साल गुजर जाता है, उनके पैर में मिट्टी ही नहीं लगती। और हमारा शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी के संपर्क में ही हम नहीं आ रहे, तो बीमार से ग्रसित तो रहेंगे। तो दोस्तों आपको मिट्टी से संपर्क में रहना है, हमेशा रहना है। तो दोस्तों आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। तो नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपके जो भी पैर में ओस की बूंदें लगेगी, इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है, आपको कभी भी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपको चश्मा और आंखों से संबंधित कोई आपको कभी समस्या नहीं होगी। इसलिए मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करने का प्रयास करिए। अब वहीं पे आपको 2 योगा करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपाल भात। अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट करिए, कपाल भात 20 से 25 मिनट करिए। जब अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट करेंगे तो दोस्तों आपके शरीर के हर एक कोने तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होगा।
आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियों से बचा के रखेगा। अब यहीं पे 15 से 20 मिनट आप कपालभाति करिए। अब जब 15 से 20 मिनट कपालभाति करेंगे तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग रहेगा, आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा, आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी है भी तो फतह कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। अब वहीं पे आप कुछ मेडिटेशन प्राणायाम भी करिए, मेडिटेशन जरूर करिए। मेडिटेशन में दोस्तों आपके मन के अंदर दो माइंड होता है, एक होता है चेतन मन और ये तो होता है अवचेतन मन। तो दोस्तों आप अपने अवचेतन मन को एक्टिव करिएगा। अब वो अवचेतन मन को कैसे एक्टिव करें, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और वहां पे आपको पॉजिटिव सोचना है। जैसे आप 60 साल के हैं तो आपको ये सोचना मैं अभी 40 साल का हूं, मैं अभी युवा हूं, हमारे शरीर के सारे सारे पार्ट, सारे अंग एकदम युवा हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली और निरोग आदमी हूं, मैं 200 साल तक जिंदा रहूंगा, 200 साल तक मेरी आंखें ऐसे स्ट्रांग रहे। यानी बीमारी शब्द नहीं लाना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोचना है। 10 मिनट का ये ध्यान आप करेंगे तो जब आप डेली 2 घंटे का समय 5 बजे से 7 बजे प्रकृति में बिताएंगे तो इस समय दोस्तों सूर्य की धूप भी निकल आती है और यही सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आपको कभी भी जुकाम, बुखार या जो छोटी मोटी वायरल डिजीज होती है कभी आपको नहीं होगी, वायरल डिजीज आपको कभी नहीं होगी। तो सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आपको इससे संबंधित कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटीन विटामिन नहीं लेना पड़ेगा, तो इसलिए सूर्य की धूप में आप जरूर बिताइए 15 से 20 मिनट। अब ये करने के बाद आपने इन नियमों का पालन कर लिया, यही सिर्फ 2 घंटे का आप समय दीजिए। अब इतना नियमों का आपने पालन कर लिया दोस्तों, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। प्रकृति के नियम, सोने का नियम, जागने का नियम, खाना खाने के नियम में हम क्या खाएं क्या ना खाएं और कितनी मात्रा में कब खाएं और पानी पीने का नियम, ये 3 नियम प्रकृति के आपने अपना लिया तो दोस्तों आपके शरीर के अंदर कभी बुढ़ापा बीमारी नाम की कोई चीज नहीं आएगी। और आपके शरीर के अंदर जो 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इसके बारे में जितनी जानकारी मिली, जैसे मिली वो सारी जानकारी आप हासिल करिए और अपने इन 3 दोष को बैलेंस करके रखिए। आपको कभी भी बीमारी होगी नहीं और जब बीमारी नहीं आएगी तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा, कुछ नहीं आएगा, आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दोस्तों हर एक बीमारी के कारण यही है 3 दोष। तो दोस्तों हमारे चैनल पर इस 3 दोष से संबंधित हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमसे जुड़े रहने को चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ये जानकारी उन लोगों तक पहुँचे वो भी स्वस्थ व निरोग बने रहें।